हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम लोग दोस्तों यहां पर जीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। जीएस में दोस्तों जो भी पेपर भविष्य में जैसे यूपीपी है, पेट है, वीडियो है या और भी जो पेपर हैं, वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं या जो स्टेट वाइज के जो पेपर होते हैं, उनके लिए दोस्तों हम लोग जीएस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जीएस में इस समय हम लोग इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास को भी दोस्तों अध्ययन एवं अध्यापन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है, जिसको हम लोग जैसे कि अगर देखा जाए तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो पहला होता है प्राचीन इतिहास, जिसको एंशिएंट हिस्ट्री कहा जाता है। दूसरा मध्यकालीन इतिहास, जिसको मेडिवल हिस्ट्री, और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत कहा जाता है। ठीक है, तो इस 3 को बांटा गया जाता है और हमने अभी लास्ट में जल्दी ही एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास की क्लासेस की थी, वो पूरा ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में एंटर कर चुके हैं और मेडिवल हिस्ट्री में भी हम दोस्तों कई टॉपिक पढ़ चुके हैं, जैसे कि सिंध पर अरबों का हमला, महमूद गजनवी का हमला, फिर हम देखेंगे मोहम्मद गौरी, फिर यहाँ से दिल्ली सल्तनत की स्थापना जिसमें हमने ऐबक को पढ़ा। लास्ट क्लास में हमने इल्तुतमिश को पढ़ा था। आज हम लोग इल्तुतमिश से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस क्रम में पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो भी नए हैं दोस्तों, मैं उनसे ज़रूर निवेदन करूंगा कि आप जो है पिछली जो जैसे आज मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो उनको क्या करना है, पिछली क्लासेस जो भी मेडिवल हिस्ट्री की हुई हैं, सिंध पर अरबों हमले से लेकर जो भी अभी तक जो क्लासेस हुई है, आपकी जो रिमेनिंग है आप उनको देख लें। इसके बाद और साथ में ये भी करते रहें, तो क्या होगा, आपके पीछे ज़्यादा नहीं छूटा है तो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये साथ में होता चला जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और साथ में आपको करना क्या है, जो भी पुराने वो जानते हैं कि मैं जब यहाँ पढ़ाता हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जो भी मैं लिखता हूँ आपको एज इट इज़ वैसा ही लिख लेना है, ताकि आपका एक सेल्फ नोट्स खुद से बन जाएगा। पीपीटी का मैं यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा खुद ही इतना है रहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग लिखें, ताकि लिखा हुआ ही दोस्तों आपको याद रहेगा, ये मैं गारंटी बताता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं और दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा सेशन ये पसंद आएगा। बस आप लोग मेरे साथ पूरा क्लास देखेंगे। ठीक है, क्लास पूरी देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों अगर हम टॉपिक पर आते हैं तो हम बात करते हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत की। हमने इसको शुरू कर दिया था। दिल्ली सल्तनत की जो है स्थापना मैंने बताया था ऐबक ने की थी। ऐबक कौन था, तो ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और मोहम्मद गौरी कौन था, तो मैंने बताया था कि मोहम्मद गौरी मध्य एशिया यानी उज्बेकिस्तान, आज का जो उज्बेकिस्तान जो देश है, वहाँ से वो आया था भारत पर आक्रमण करने। और मैंने बताया था कि वो भारत पर आक्रमण क्यों करने आया था, तो उसके कई उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य तो दोस्तों उसको धन की प्राप्ति थी। दूसरा उद्देश्य उसका ये था कि उसको धन की प्राप्ति, दूसरा धर्म का प्रचार। ठीक है, और तीसरा उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना था। ठीक है, तो साम्राज्य विस्तार करने से क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, ये होता है कि प्रतिष्ठा बढ़ती। अब जैसे हम लोग सम्राट सम्राट जो कहते हैं इनको सिकंदर महान को पढ़ते हैं, तो सिकंदर महान ने क्या किया था। सिकंदर महान की सिर्फ एक ही महानता है जिसके आगे हम लोग महान लगा देते हैं, उसके अलावा कोई भी महानता कि उसने एक बड़े साम्राज्य को जीता था। इसके अलावा उसने ऐसा कोई भी रिफॉर्म काम नहीं किया था जो कि हमारे आज के या उस युग के इतिहास या उस युग के काल के लिए वो इम्पॉर्टेंट हो। सिर्फ नरसंहार के अलावा उसने और कोई ऐसा कार्य नहीं किया था। फिर भी जो पश्चिमी जो क्या कहते हैं साम्राज्यवादी इतिहासकार है, वो उसको महान बताते हैं। तो महानता दोस्तों क्या होती है, वो आप अपने हिसाब से डिफाइन कर लें कि दूसरों को मारने में या दूसरों को बचाने में। तो जैसे कि हम लोग अशोक महान कहते हैं, तो अशोक महान को हम लोग महान क्यों कहते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि उसने 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध लड़ा था, जिसमें लाखों लोगों को मारा था। कई लाख लोग अपंग हो गए थे, कई लाख लोग बेघर हो गए थे। बट उसके बाद फिर उसने क्या किया, वो बदलाव लाया अपने अंदर। उसने एक ऐसा धम्म चलाया जो आज भी इम्पॉर्टेंट रखता है और आने वाले कई सौ सालों में भी वो इम्पॉर्टेंट रखेंगे। जब तक ये मानव सभ्यता है तब तक उस धम्म की उपयोगिता है। ठीक है, तो इसलिए उसको हम लोग महान कहते हैं। तो महानता क्या है, जिसी तरह से जैसे हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद गौरी जब आता है तो मोहम्मद गौरी को जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते हैं वो उसको महान मानते हैं। तो क्यों, क्योंकि वो मुस्लिम था, तो मुस्लिम समुदाय का वो प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो इस वजह से उसको महान मानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इतिहास में अभी तक क्या है कि डिबेट का भी विषय बना रहता है कि किसको हम महान कहें, किसको महान ना कहें। मगर लोग अपने एनालाइज, अपने योग्यता और अपनी बुद्धिता के अकॉर्डिंग लोग सही गलत का तो इतिहासकार जो होता है वो पहचान ही लेता है कि क्या सही है क्या गलत है ना।
तो इसी को तो हम बात कर रहे थे दोस्तों दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में मैंने बताया फिर क्या हुआ, जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई तो मैंने बताया कि उसके पूरे साम्राज्य का 3 खंडों में विभाजन हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी एक कोई भी पुत्रियां नहीं थी, एक भी उनका पुत्र नहीं था। तो वो खुद ही कहा करता था कि मेरे हजारों जो पुत्र हैं, जो मेरे हजारों गुलाम हैं, वो मेरे पुत्र के ही समान है। ठीक है। तो जब उसकी डेथ हो गई तो उसकी 3 पुत्रियां थी। तीनों पुत्रियों की विवाह उसके तीनों गुलाम से हुआ था, जिनका नाम था एल्दोज, कुबाचा एवं ऐबक। तो उन्हीं के बीच में उसके पूरे साम्राज्य का विभाजन हुआ था। और उसके साम्राज्य का विभाजन क्या हुआ था, जब वो यहाँ से जा रहा था भारत से जब वो साम्राज्य विस्तार करके जो वापस मध्य एशिया जा रहा था, तो मध्य भारत का जो क्या कहते हैं प्रशासन, उसने किसको सौंप दिया था, तो ऐबक को। तो ऐबक को भारत का क्षेत्र मिल गया, कुबाचा को मिला मुल्तान एवं सिंध वाला क्षेत्र, और दोस्तों जो मध्य एशिया वाला क्षेत्र है वो मिला यल्दोज को। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हुआ। फिर मैंने बताया कि जब ऐबक शासक बना तो ऐबक 4 साल तक ही जीवित रहा, उसको ज़्यादा समय नहीं मिल पाया, वो चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मर गया। इसके बाद इल्तुतमिश शासक बना, इल्तुतमिश सुल्तान बना। इल्तुतमिश कौन था, तो इल्तुतमिश दोस्तों वो भी ऐबक का ही गुलाम था, बट मोहम्मद गौरी के कहने पर ऐबक ने क्या कर दिया था, इल्तुतमिश को आज़ाद कर दिया था, और उसका दामाद भी था ऐबक का। ठीक है। इसीलिए दोस्तों आप देखेंगे कि जो गुलाम वंश, हम इस डायनेस्टी को इसलिए गुलाम वंश भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखेंगे मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन, ऐबक, वो सुल्तान बना, और ऐबक का गुलाम कौन, इल्तुतमिश, वो सुल्तान बना, और इल्तुतमिश का गुलाम कौन, बलबन, वो भी सुल्तान बना। इसीलिए गुलाम जो है वो सुल्तान बन रहे हैं, इसीलिए हम इसको गुलाम वंश बोल देते हैं। ठीक है। तो समझ में आ रहा चीज़ें। तो फिर क्या हुआ, इल्तुतमिश शासक बना। इल्तुतमिश के शासनकाल में बहुत सारी घटनाएं हुई, वो अच्छे से प्रशासन, उसको इसलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। फिर क्या हुआ, जब इल्तुतमिश मरा, तो इल्तुतमिश मरने के बाद क्या हुआ, रजिया शासक सुल्तान बनी। बट उससे पहले मैं आपको बताता हूं, हम लोग रजिया को आज पढ़ेंगे। तो रजिया आज दोस्तों हम लोग की हेडिंग रहेगी। ठीक है। क्या रहेगी, रजिया आज हेडिंग रहेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों दिल्ली सल्तनत में एक यही महिला हुई है जो, देखो क्या था, मुस्लिम समुदाय में महिलाओं को शासन करने की अनुमति नहीं थी। हालांकि जैसे कि आप प्राचीन इतिहासकार पढ़ेंगे तो हिंदुओं में आप देखेंगे बहुत सारी रानियां जो होती हैं वो अपने राज्य का संचालन करती हैं, जब क्या होती है, जब पुत्र नाबालिग होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कश्मीर में रानी दिद्दा होती हैं। ठीक है। इसी तरह जब हम मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ था तो मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाली पहली स्त्री भी कौन थी, तो वो भी रानी नायकी, जो गुजरात में शासन कर रही थी। ठीक है। इसी तरीके से हम बहुत सारे, इसी तरह जब हम ऋग्वैदिक काल में पढ़ते हैं तो देखते हैं बिस्पला का नाम सुनते हैं, अपाला घोषा का नाम सुनते हैं। तो बिस्पला कौन थी, वो युद्ध में भी जाती थी, है ना, जिसका पैर कट गया था तो विश्वामित्र ने क्या किया था, उसका पैर जोड़ दिया था। ठीक है। तो हम देखते हैं कि प्राचीन इतिहास काल हो या मध्यकाल इतिहास हो या आधुनिक भारत में अगर हम देख ले तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुनते हैं। तो ये हिंदुओं में ये कोई ऐसी नई परंपरा नहीं थी, मगर हम पूरे मध्यकालीन इतिहास में अगर हम देखें, जब से 547 ईस्वी में जब क्या कहते हैं इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू होता है, और तब से लेकर अगर हम अभी तक की बात करें तो हमें कोई भी ऐसी मुस्लिम शासिका नहीं दिखाई पड़ती है। ये पहली मुस्लिम शासिका थी, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती, और इसका विरोध भी हुआ है। मैं इसके बारे में एक चीज़ बताता हूँ। इसके समकालीन एक क्या कहते हैं, एक इतिहासकार होता है मिनहाजुस्सिराज। मिनहाजुस्सिराज कहता है कि इसमें सुल्तान बनने की सभी योग्यताएं थी, सिर्फ एक योग्यता को छोड़कर कि वह स्त्री थी, है ना। यानी स्त्री होने की वजह से उसको उस समय स्वीकार नहीं किया गया, वरना वो एक सुल्तान के अंदर जो भी योग्यताएं होनी चाहिए उसके अंदर वो सारी योग्यताएं थी। ठीक है। तो ये क्या है, देखो वो ये अब ये जो रजिया सुल्तान है जो उस समय शासन बनी है, सुल्तान बनी है या शासिका बनी है, तो क्या है ये, इसने क्या किया, उस समय की राजनीति के विपरीत धारा में काम किया। यानी उस समय की राजनीति क्या थी मुस्लिम समुदाय में, तो सिर्फ पुरुष ही, और पुरुष में भी कौन, वंशानुगत, जो राजा है राजा का पुत्र या राजा के परिवार से क्यों सुल्तान बन सकता है। बट इसने तो क्या किया, राजनीति की धारा ही बदल दी। धारा बदलने का मतलब है पुरुष तो छोड़िए, एक तो ठीक है सुल्तान की पुत्री थी वो तो सही है, बट वो स्त्री सुल्तान बनी। तो इस वजह से क्या हुआ, इसका बहुत सारा विरोध हुआ। जैसे अमीर वर्ग है, अमीर वर्ग का कौन होते थे, प्रशासनिक अधिकारी होते थे, मतलब प्रशासन में बड़े बड़े पदों पर आसीन होने वालों को अमीर वर्ग के बोला जाता है। ठीक है। अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा जब हम आगे और चीज़ें पढ़ेंगे। अमीर है, उलेमा है। उलेमा किसको कहते हैं, तो दोस्तों उलेमा जो है वो आलिम लोगों का समूह होता है,
उसको उलेमा कहते हैं। अब आलिम कौन होता है? तो आलिम मतलब होता है दोस्तों जिसको मुस्लिम धर्म ग्रंथों का ज्ञान हो। ज्ञान मतलब इल्म हो। इल्म का मुस्लिम धर्म में जो होता है, इल्म मतलब ज्ञान होता है, यानी जिसको मुस्लिम धर्म ग्रंथों का इल्म हो उसे आलिम कहते हैं। और आलिमों के समूह को क्या बोलते हैं? उलेमा। तो उलेमा वर्ग और अमीर वर्ग ये बहुत बड़े वर्ग थे, क्योंकि उलेमा वर्ग क्या कर रहे हैं? धर्म को संचालित कर रहे हैं। और अमीर वर्ग कौन क्या कर रहे हैं? राजनीति को संचालित कर रहे हैं। तो धर्म और राजनीति को संचालित करने वाले ही तो राज्य को संचालित करते हैं, है ना। जो धर्म को संचालित करता है और राजनीति को संचालित करता है वही तो दोस्तों राज्य को संचालित कर रहे हैं। तो जो ये दोनों वर्ग जब जिसके खिलाफ हो जाएंगे तो क्या वो शासक बन पाएगा या वो क्या सुल्तान बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। बट रजिया बनी क्यों? क्योंकि इसने क्या किया? जनता को अपने पक्ष में किया। क्यों? देखो जनता क्या होती है? जनता ही साम्राज्य का मूल आधार होती है। जनता अगर आपके विपक्ष में खड़ी है तो आप कितने भी बड़े शक्तिशाली शासक हों, आप राजा नहीं बन सकते, क्योंकि जनता आपका जनाधार है, जनता आपका बाहुबल है। आपकी सेना जनता में से ही आती है, आपका कर जनता से ही आता है, आपका प्रशासन भी जनता के लोगों से ही चलता है। ठीक है, तो क्यों शासिका बनी? चीजें समझ में आ रहा है ना? मतलब देखो स्टोरी है एकदम, बट आपको अगर आप अच्छे से समझेंगे, आप इसको अच्छे से सुनेंगे तो आपको बहुत क्लियरली अच्छे समझ में आएगा। इसमें लिखना कुछ नहीं, बहुत कम, इससे क्वेश्चन नहीं आता है, इससे बहुत सारा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात है, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है इसमें, और ज़्यादा लिखने वाली बात नहीं है। खाली सुनना है आराम से बैठ कर। अगर आपको लगे लिखना है तो आप अपने शब्दों में लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब देखो ये क्या था, जब इल्तुतमिश जब शासक था तो उस समय ही इसने अपने उत्तराधिकारी के रूप में रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया था, क्योंकि इसके जो पुत्र थे वो नाबालिग नहीं, वो सब बिल्कुल बेकार थे, है ना, नालायक बोलते उनको, बिल्कुल नालायक थे, किसी काम के नहीं। तो वो अपने पुत्रों को शासक बनने के योग्य नहीं समझता था। ठीक है, एक को वो समझता भी था तो उसकी डेथ हो गई थी, जो मैंने बताया था, जब बंगाल का अभियान करने गया था तो उसका क्या कहूँ, इसकी डेथ हो गई थी। और उसी के उपलक्ष्य में इसने क्या किया था, भारत में पहला मकबरा बनाया था, जिसको सुल्तान गढ़ी का मकबरा भी बोलते हैं, मैंने कल बताया था कि ठीक है। तो उसने क्या किया, अपने शासनकाल में ही रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया, क्योंकि इल्तुतमिश ताकतवर था, तो किसी अमीर और उलेमा वर्ग ने विद्रोह नहीं किया। ठीक है, तो जब उसकी डेथ हो गई तो डेथ होने के बाद क्या हुआ कि सुल्तान तो घोषित कर दिया गया था रजिया को, बट उलेमा एवं अमीर वर्ग और तुर्कान चहलगामी, मैंने बताया था 40 लोगों का एक दल था, तुर्कान चहलगानी, है ना, तुर्कान चहलगानी, अमीर वर्ग एवं उलेमा वर्ग ने मिलकर क्या किया, रजिया को सुल्तान पद से हटा दिया और किसको बैठा दिया, रुकमुद्दीन फिरोज, जो इसका ही किसको बैठा दिया, रुकमुद्दीन फिरोज, जो इल्तुतमिश का ही पुत्र था। ठीक है, रुकमुद्दीन फिरोज को शासक क्या बना, सुल्तान बना दिया। किसने मिलकर, अमीर वर्ग लोगों ने, उलेमा वर्ग के लोगों ने और तुर्कान चहलगानी। मैंने बता दिया तीनों लोग, मतलब बता दिया अमीर वर्ग कौन होता था, उलेमा वर्ग कौन होता था, और तुर्कान चहलगामी तो हम लोग 3 दिन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको शासक बना दिया। जब रजिया को हटाया गया तो रजिया ने क्या उपाय अपनाया शासक बनने का, तो उसने क्या किया, क्योंकि वो जनता में लोकप्रिय थी, वो जब इल्तुतमिश के शासनकाल में ही वो क्या थी कि वो बहुत लोकप्रिय हो चुकी थी। क्योंकि जब मान लो इल्तुतमिश कहीं अभियान करने जाता था, जैसे ग्वालियर का अभियान करने गया था, तो उसको क्या करता था, उसको जो अपने साम्राज्य मतलब अपना दुर्ग है या जहाँ पे दिल्ली का रक्षिका बना देता था, दिल्ली का पूरा कारभार उसको सौंप के जाता था। तो इससे क्या होता था, जनता में उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी कि, और वो उदार भी थी, सबके प्रति प्रेम स्नेह और न्याय का भाव रखती थी, इसलिए जनता के प्रति उसका बहुत स्नेह और बहुत प्रेम था। ठीक है, और जनता भी उससे बहुत उतना ही प्रेम करती थी। ठीक है, तो जब रुकमुद्दीन फिरोज को अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग ने राजा बनाया तो अब इसके पास कोई चारा था नहीं, क्योंकि देखो धार्मिक वर्ग के लोग यानी उलेमा इसके पक्ष में नहीं, राजनीतिक वर्ग के लोग यानी अमीर वर्ग के लोग उसके पक्ष में नहीं है। ठीक है, तो जब ये दो बड़ा, और रहा तुर्कान चहलगामी, तो तुर्कान चहलगामी इल्तुतमिश के मरते ही बहुत महत्वाकांक्षी हो गया। क्यों, वो चाहता था कि हमारे कठपुतली राजा बने, ताकि हम जैसा चाहें वैसा करें। तो तीनों बड़ी शक्तियां हैं वो रजिया के खिलाफ हैं। अब रजिया के खिलाफ हैं तो रजिया के लिए एक हिसाब से सुल्तान बनना नामुमकिन था। बट रजिया ने क्या दिमाग लगाया, रजिया ने क्या किया, लाल वस्त्र पहने और लाल वस्त्र पहन के जनता के सामने गई। और उस समय लाल वस्त्र का मतलब होता था जनता के प्रति समर्पण, जनता के प्रति प्रेम, और एक दानी की तरह पेश किया जाता था। लाल वस्त्र अगर पहन के कोई, मतलब एक क्या कहते हैं, मांगने वाला जो होता है ना, उसके तरीके उसको पेश किया जाता। तो जनता ने उसको स्वीकारा और जनता ने
उसको राजा सुल्तान बना दिया। रुकमुद्दीन फिरोज को हटा दिया और फिर क्या किया, उसको सुल्तान बना दिया, तो उसको शासिका बना दिया और वो 1236 में क्या हुई, शासिका बन गई। ठीक है, 1236 ईस्वी में से लेकर 1239 ईस्वी तक वो शासक रही। ठीक है, लगभग 3 वर्षों तक उसने शासन किया, तो वो शासिका बन गई। ठीक है, और जब वो शासिका बनी तो उसने जैसे एक पुरुष जो है दरबार में बैठता था, उसने जो कहे नकाब और पर्दा हटाना ओढ़ना बंद कर दिया, और भी जो पुरुष मतलब जो स्त्री वाले जो पहनावे थे वो भी उसने छोड़ दिए, जैसे सुल्तान पहनता था उस तरीके पहनावे शुरू कर दिए। तो इससे क्या हुआ, देखो अब क्या है, जैसे चाहे वो हिंदू वर्ग हो, वो चाहे मुस्लिम वर्ग हो, या कोई भी समुदाय हो, क्या है कि जो हमारा समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्तात्मक समाज का मतलब है हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो सोच है वो पुरुष प्रधान है। यानी अगर वो काम पुरुष कर रहा है और वही कार्य स्त्री करेगा तो स्त्री के लिए वो मनाही है। पुरुष कर सकता है उस काम को, स्त्री नहीं कर सकता। तो ये हमारे समाज में एक तरीके का दोष है। ठीक है, इसको दोष ही बोलना चाहिए भाई। समाज के दो, जैसे एक रथ होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे एक रथ होता है, एक रथ में क्या होता है, 2 पहिए होते हैं। 2 पहिए में से अगर एक भी पहिया बेकार हो जाता है तो उस रथ की गति कमजोर हो जाती है। चाहे जितना भी सजा के आप उस रथ को रख लीजिए, मगर उसका एक पहिया खराब हो जाएगा ना, तो वो रथ की पहिए की उसकी गति कम हो जाएगी। इसी तरीके से समाज के 2 आधार होते हैं, स्त्री एवं पुरुष। अगर किसी एक को भी दबाया जाता है ना तो समाज की गति बहुत निम्न गति हो जाती है। इसीलिए देखा जाता है कि पश्चिमी सभ्यता के लोग इतनी आगे तेजी से, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के लोग क्यों इतनी तेजी से भागे हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने चीज़ों को जल्दी से समझा है। हम आज भी हमारे समाज में पुरुष प्रधानता मानसिकता होने के कारण स्त्रियों को उतना अच्छा से मौका नहीं मिल पाता है ना। उनको आगे बढ़ने के लिए अगर वो उनकी योग्यता भी होती है तो वो योग्यता उनके अब जो है, अब ये है, अब इस सरकार ने या अब के लोग जागरूक हो रहे हैं, तो अब लोग समझ रहे हैं कि स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं करते, है ना। मगर फिर भी अभी भी कुछ दुर्घटनाएं और ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो समाज के लिए अच्छा नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें उस समय भी थी भाई, ये कोई वैसा नहीं, उस समय भी थी। तो जब ये पहन कर आती थी तो उस समय के जो उलेमा वर्ग थे वो इस पर टिप्पणियां करते थे। ठीक है, बट ये सुल्तान थी तो खुलकर तो ये कह नहीं सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि इसने क्या कर दिया, इसने एक गैर तुर्की को बड़े शासन के पद पर बैठा दिया। कौन था वो? अमीर ए आखुर के पद पर एक गैर मुस्लिम को बैठा दिया। वो कौन था? तो वो था दोस्तों याकूत खां। ये लिख लेना, ये बहुत इसका संबंध जोड़ा जाता है ना तो इससे पूछा जाता है। तो अमीर आखुर, और अमीर यकीन मतलब क्या होता है, इसका मतलब घुड़सवार विभाग। ठीक है, तो घुड़सवार विभाग का इसको प्रधान बना दिया और ये गैर तुर्की था। बात ये है ना, उस समय तुर्की प्रभुत्व का समय चल रहा था और तुर्की के अलावा कोई बड़े पद पर बैठ नहीं सकता था, चाहे वो मुस्लिम में ही तुर्की के अलावा कौन हो। ये लोग इलबरी तुर्क थे ना, तो तुर्की के अलावा भी और कोई हो तो भी बड़े पद पर नहीं बैठता था। बट इसने क्या किया, तुर्की के अलावा, और ये कौन था, ये अबिसीनियाई था। ठीक है, अबिसीनियाई था, ये तुर्की नहीं था, और इसको बड़े पद बैठा दिया। तो इससे भी उलेमा वर्ग बहुत नाराज हो गए, अमीर वर्ग बहुत नाराज हो गए। और इन्होंने क्या किया, अब देखो नाराज हो जाएंगे तो सुल्तान है, तो सुल्तान के सामने मुंह पे तो डायरेक्ट बोल नहीं सकते भाई, मुंह पे बोलोगे तो मरवा दिए जाओगे। तो हुआ क्या, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने याकूत के साथ में रजिया का गलत संबंध जोड़ दिया, है ना। उससे कि बताया कि ये ज़्यादा मेहरबान है उसके ऊपर, और इस तरीके से उस पर मतलब एक चरित्रहीनता का दोष लगाया। देखो ये जो है, ये आज ही नहीं दोस्तों, हर समाज में ऐसा होता है। जब स्त्री पुरुष से आगे निकलने लगती है ना, तो पुरुष की मानसिकता थोड़ा क्या होता है, समाज में एक वो बनी हुई है, इमेज बनी हुई, तो उसको क्या करेंगे, अगर किसी तरीके से नहीं तोड़ पाएंगे तो उसके ऊपर चरित्रहीनता या उसके ऊपर कुछ ऐसे आरोप लगाएंगे जो उसके लिए असहनीय, उसको सुनने या समझने के लिए बहुत बेकार शब्द हो जाते हैं ना। तो इससे क्या होता है, जो दूसरा समाज का तबका होता है वो दब जाता है और उसके वजह से वो फिर डिप्रेस्ड हो जाते हैं ना। तो इन्होंने भी उस समाज, उस वर्ग के लोगों, उस समय के जो उलेमा वर्ग थे, उन्होंने भी यही काम किया। जब वो सुल्तान से नहीं जीत पाए तो उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर चरित्रहीनता का दोष का आरोप लगाया कि ये अबिसीनियाई से प्रति ज़्यादा मेहरबान है, और उसके साथ गलत संबंध जोड़ा। ठीक है, इसके बाद हुआ क्या, जब इसने अमीर आखुर के पद पर याकूत खां को रजिया ने बैठा दिया,
तो हुआ ये कि उस समय एक विद्रोह हुआ भाई, क्योंकि तुर्की प्रभुत्व को आप समाप्त कर रहे हैं, जो एक कम से कम 40 सालों से चला आ रहा है, 1206 से लेकर 1236 यानी 30 साल तक एक प्रभुत्व चला आ रहा है तुर्की प्रभुत्व को, और आप उसको तोड़ेंगे, 30 वर्ष की परंपरा को आप तोड़ेंगे, तो आपके खिलाफ विद्रोह होना तो भाई लाजमी है। तो एक विद्रोह हुआ, बट उस विद्रोह को ये रजिया सुल्तान ने अपने नेतृत्व में, ठीक है, उसको दबा दिया, क्योंकि रजिया सुल्तान सुल्तान बनी, ये अच्छी शस्त्र चलाने में माहिर थी, ये हर समय अपने मतलब शिकार पर भी जाती थी, तो इसलिए दोस्तों इसने क्या किया, उस विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, फिर इसके शासनकाल में दूसरा विद्रोह हुआ, कहाँ पर दोस्तों, तो लाहौर एवं सरहिंद में। लाहौर एवं सरहिंद का विद्रोह ये स्वयं दबाने गई, तो जब वहाँ पे इसने पहले लाहौर के विद्रोह को तो दबा दिया, ठीक है, लाहौर को विद्रोह को दबाने के बाद जब ये सरहिंद के विद्रोह में जा रही थी, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ इसके ही सेना में क्या हुआ, एक सेना के लोगों ने ही विद्रोह कर दिया, इसके जो इसके पास के जो लोग थे या जो इसके वफादार लोग थे, उन्होंने ही क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया और याकूत खां को मरवा दिया, है ना, याकूत खां को मरवा दिया, और सरहिंद के शासक जो अल्तूनिया था उसने क्या कर दिया, इसको बंदी बना लिया, रजिया को बंदी बना दिया, किसने, अल्तूनिया को, अल्तूनिया ने, ठीक है, अल्तूनिया, ठीक है, अल्तूनिया ने इसको बंदी बना लिया। इसने फिर यहाँ गेम खेला, रजिया ने फिर दिमाग लगाया और उसने क्या किया, उसने ये किया कि अल्तूनिया से विवाह कर लिया। रजिया ने क्या किया, चाल चला और रजिया इसको अपनी तरफ मिलाने के लिए क्या किया, इससे विवाह कर लिया, इससे वैवाहिक संबंध बना लिया, विवाह कर लिया, और फिर इसको राजी कर लिया दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, इसको क्या कर लिया, राजी कर लिया दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। और जब ये दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए जा रही थी, तो रास्ते में इस पर डाकुओं ने अटैक कर दिया और अल्तूनिया के शासक और रजिया को दोनों को मार दिया। ठीक है, तो 1239 ईस्वी में रजिया की क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, तो रजिया की डेथ हो गई, और रजिया के डेथ होने के बाद क्या हुआ, शासक वर्ग पे फिर वही, अब भाई तुर्कान चहलगानी मैंने बता दिया बहुत शक्तिशाली हो चुके थे, और उलेमा वर्ग, अमीर वर्ग तो चाहते ही नहीं थे कि रजिया सुल्तान बने। तब जब इसके मर जाने के बाद फिर क्या हुआ, तुर्कान चहलगानी के सदस्यों ने अपने वफादार, भाई वो क्या चाहते थे, तुर्कान चहलगामी के लोग तो चाहते थे, चहलगानी के लोग, कि हमारे जो कठपुतली है वो सुल्तान बने, और उन्हीं में से उसने क्या किया, इल्तुतमिश के एक पुत्र बहराम शाह को क्या किया, शासक बनाया गया। ठीक है, कई शासक आए और फिर इसके बाद बहराम शाह शासक बना, क्योंकि हम सबको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 1236 से लेकर 1266 तक एक ऐसा काल चला है 30 वर्षों तक, जहाँ पे ये क्या है, तुर्कान चहलगानी का प्रभुत्व था, और राजा जो थे, सुल्तान जो बनते थे, उन्हीं के कहने पर उन्हीं के द्वारा बनाए जाते थे। ठीक है, तो उन्हीं में से एक शासक बना है बहराम शाह। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसने एक पद का गठन किया था, बहराम शाह। ठीक है, बहराम शाह, इसने क्या किया था, इसने नयाब ए मुमालिकत के पद का गठन किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है कि नयाब ए मुमालिकत के पद का गठन किसने किया था, तो बहराम शाह ने, और कौन था, ये दिल्ली का सुल्तान था। ठीक है, तो ये याद रखना है। दूसरी चीज़, ये नयाब ए मुमालिकत क्या है, तो नयाब ए मुमालिकत जो होता था, वो जो सुल्तान है उसके करीबी पद था, मतलब उसके सुल्तान के बाद जस्ट इसी पद को महत्ता दी जाती थी। ठीक है, जो कह लो उसका डिप्टी था, है ना, डिप्टी होते थे, इसके जो डिप्टी होते थे वो बनते थे नयाब ए मुमालिकत। इसी के पद पर जो बहराम, जो क्या कहते हैं, नसरुद्दीन महमूद के समय में बलबन भी नयाब मुमालिकत का भी सदस्य, मतलब मेंबर वो था। ठीक है, नयाब मुमालिकत के पद पर बैठा था, एक रेहान भी बैठा था और एक ये, ठीक है, बलबन। तो अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो नयाब मुमालिकत के पद का गठन किया था बहराम शाह के, बस इसके बारे में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। रजिया के बारे में जो मैंने स्टोरी बताई है वो आपको याद रखना है। आप 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे, आपको अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी बहुत क्लियरली, और जो मैंने लिखा है उसके बारे में शॉर्ट वो आपको जरूर लिख लेना है। एक तो याकूत खां जो अमीर आखुर के पद पर था, जो घुड़सवार विभाग था, वो याद रखना है। एक तो अल्तूनिया जो जिससे उसका वैवाहिक संबंध हुआ था, वो याद रखना है। तीसरी चीज़, वो पहली महिला शासिका है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका है, ये याद रखना है। ठीक है, बस इतने से ज़्यादा उसके बारे में कोई क्वेश्चन वनडे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, आप चाहे उठा के देख लीजिएगा। बाकी मैंने बहुत डिटेल से उसको बताया।
तो ये याद रखोगे, ये नायाब मुमालिकत के पद का गठन किया। और ये कौन सा, ये सुल्तान का करीबी पद होता था, एकदम करीब में, मतलब ये सुल्तान के एकदम, है ना, उसके कह लो ये डिप्टी होते थे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद दोस्तों फिर हम आते हैं एक और शासक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद हमको बलवन के शासनकाल पे जाना है, क्योंकि बलवन इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले, बलवन से पहले एक और शासक को पढ़ते हैं, नसरुद्दीन महमूद। एक और शासक होता है नसरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है, महमूद। इसके बारे में क्या पढ़ना है, इसके बारे में ये पढ़ना है कि सबसे पहले तो ये इल्तुतमिश का सबसे छोटा पुत्र था, ठीक है, ये इल्तुतमिश का सबसे छोटा पुत्र था। और इसको तुर्कान चहलगामी के सदस्यों ने इसको सुल्तान बनाया था। और तुर्कान चहलगामी में ही उस समय बलवन था। बलवन तुर्कान चहलगामी का सदस्य था इसके शासनकाल में, ठीक है। और इसी के शासनकाल में बलवन एक शक्तिशाली क्या बन के आया है, निकला है, शक्तिशाली शासक बाद में बन गया, ठीक है। उसने धीरे धीरे इसी के शासनकाल में सारी शक्तियां अपने पास केंद्रित करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो और ये क्या था, ये बलवन, जो बलवन है, जो आगे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये बलवन का दामाद भी था, यानी बलवन इसका ससुर था, ठीक है। तो 1265 तक इसने शासन किया है। और बलवन इसके शासनकाल में धीरे धीरे शक्तिशाली होता चला गया। और जैसे ही इसकी मृत्यु हुई और उसने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया, ठीक है। तो ये याद रखना, ये बलवन का दामाद था, इल्तुतमिश का छोटा पुत्र था। और याद रखना है कि इसके समय में नायाब ए मुमालिकत के पद पर, लिखना है इसके समय में, लिखना है इसके समय में नायाब ए मुमालिकत के पद पर बलवन एवं रेहान नामक व्यक्ति आसीन हुए थे। ये याद लिख लेना बहुत आराम से। इसके समय में नायाब ए मुमालिकत के पद पर, नायाब ए मुमालिकत के पद पर बलवन एवं रेहान नामक व्यक्ति आसीन हुए थे, ठीक है। तो ये याद रखना है इसके बारे में इतना, बस, इससे ज़्यादा और इनके बारे में नहीं पढ़ना है। और फिर हम कल अब सीधे स्टार्ट करेंगे बलवन, ठीक है, क्योंकि दोस्तों बलवन इम्पॉर्टेंट है। तो बलवन को हम लोग शुरू करेंगे कल, क्योंकि बलवन दोस्तों बड़ा टॉपिक है। तो बड़ा टॉपिक हम लोग आज शुरू नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि फिर उसके लिए तो पूरा 40-45 मिनट चाहिए। जैसे हमने इल्तुतमिश शुरू पढ़ा था, तो इल्तुतमिश में दोस्तों लगभग 50-40 मिनट की हमने वीडियो बनाई। तो इसी तरह बलवन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बलवन को हम लोग दोस्तों कल शुरू करेंगे, है ना। बट मैं यहीं से आपको पृष्ठभूमि थोड़ी सी बता देता हूँ, फिर सीधे वहीं आ जाऊँगा, ठीक है। तो बलवन जो था वो शक्ति उसने इकट्ठी शुरू करनी है, वो आया है दोस्तों, वो लगभग 1236 के बाद से ही वो सक्रिय होना शुरू कर देता है, ठीक है। 1236 के बाद, 1239-40 के बाद धीरे धीरे वो सक्रिय होना शुरू कर देता है। और 1266 में वो सुल्तान बनता है। नासिरुद्दीन महमूद से वो अपना करीबी बनाने के चक्कर में उसने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया नासिरुद्दीन महमूद से, ठीक है। फिर उसने क्या किया, स्वयं को नायाब मुमालिकत के पद पर आसीन करवा दिया। और अमीर एवं उलेमा वर्ग इस चीज़ को समझ रहे थे कि वो जो है शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर रहा है। तो इसने क्या, अमीर एवं उलेमा वर्ग ने एक षड्यंत्र रचा और राजा को इसके खिलाफ बहला फुसलाकर क्या किया, इसको नायाब मुमालिकत के पद से हटवा दिया। और फिर क्या किया, नायाब मुमालिकत के पद पर किसको बैठाया, रेहान को, ठीक है। रेहान को नायाब मुमालिकत के पद पर बैठाया। बट इसने क्या किया, रेहान मुमालिकत 2 वर्षों तक ही इसके पद पर, रेहान जो है नायाब मुमालिकत के पद पर 2 वर्षों तक रहा। इसके बीच में इसने क्या किया, 2 वर्षों तक इसने अपनी शक्ति अर्जित की। इसने अपने जो वफादार है, अपने विश्वास पात्रों को इकट्ठा किया और इसने क्या किया, एक दल बनाया। और उस दल के मुकाबले, उस दल के सहारे इसने क्या किया, रेहान को मरवा दिया। और रेहान को मरवाने के बाद एक खुद से दोस्तों क्या बन गया, ये नायाब मुमालिकत के पद पर आसीन हो गया, ठीक है। और उस समय तक ये इतना शक्तिशाली हो चुका था कि कोई भी अमीर एवं उलेमा वर्ग इसके खिलाफ विद्रोह नहीं करता था। जब हम देखेंगे आपको, जब हम बलवन पढ़ाएंगे तो बलवन देखेंगे, हम बताएंगे ये एकदम निरंकुश से तानाशाही शासक की तरह काम करता है। ये स्वयं को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर का प्रतिनिधि, जिल्ले इलाही बताता है ना, बताता है कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, ठीक है, जिल्ले इलाही बताता है। और कहता है कि मैं अफरासियाब वंशज का था। देखो मैं आपको बता दूं, यहीं पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली सल्तनत में हम लोग कई वंश पढ़ते हैं। जैसे कि दिल्ली सल्तनत में जैसे हम लोग गुलाम वंश पढ़ते हैं, तो गुलाम वंश के अंदर भी कई वंश आते हैं। जैसे गुलाम वंश पढ़ते हैं तो गुलाम वंश के अंदर गुलाम वंश है ये, तो गुलाम वंश के अंदर भी अलग अलग वंश है। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, अभी टाइम है तो थोड़ा मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये गुलाम वंश है, ठीक है, ये गुलाम वंश है। तो गुलाम वंश के अंदर भी
अलग अलग वंश हैं। देखो मैं अभी बताता हूँ आपको। जैसे कि पहला होता कुतुबी वंश। कुतुबी वंश, ये कुतुबी वंश किससे संबंधित है? तो ये ऐबक, ऐबक जो था वो कुतुबी वंश से संबंधित था। तो ऐबक के उत्तराधिकारी कुतुबी वंश से संबंधित थे, ठीक है। जैसे ऐबक को पढ़ेंगे, ऐबक के बाद उसका पुत्र जो था, है ना, कौन था पुत्र? आराम शाह, आराम शाह था। तो आराम शाह और ऐबक जो थे कुतुबी वंश से संबंधित थे, है ना, लिख सकते हो ऐबक एवं आराम शाह। बहुत ही, इतना तो शायद कोई पूछे ही और कोई बताता भी नहीं यूट्यूब पे, ठीक है, आराम शाह। इसके बाद आता है शमसी वंश। शमसी वंश किससे संबंधित है? तो इल्तुतमिश, इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी, इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी, यानी बलबन से पहले तक उसके उत्तराधिकारी, ठीक है, इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी, ठीक है, उसके उत्तराधिकारी। फिर इसके बाद आता है अफरासियाब वंश। अफरासियाब वंश, ये कौन है? ये बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी। तो गुलाम वंश के अंदर भी हम 3 वंश को पढ़ते हैं। कुतुबी वंश जिसमें ऐबक एवं उसके उत्तराधिकारी यानी आराम शाह, और फिर इसके बाद शमसी वंश, शमसी वंश में जो हम देखते हैं इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी, और अफरासियाब वंश में बलबन एवं हम उसके उत्तराधिकारी, बलबन एवं उत्तराधिकारी, एवं उसके उत्तराधिकारी, ठीक है, लिख लेना, एवं उसके उत्तराधिकारी लिख लेना, ठीक है। तो ये गुलाम वंश के अंदर भी फिर आते हैं। फिर जब हम देखते हैं जब अफरासियाब वंश की समाप्ति होती है 1290 ईस्वी में, तो क्या होता है? जलालुद्दीन खिलजी क्या होता है? शासक बन जाता है, ठीक है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग बलबन अभी कल शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा, और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो मैंने लिखा है आपको वैसे लिख लेना था। थोड़ा बहुत अगर आपको लगा हो जो मैं बोल रहा था आपको लिखने को, अगर तो वो लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इसके लिए टेंशन न लें। अगर आपको लगेगा तो मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग दोस्तों अब कल मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए, बाय, जय हिंद। हाँ, और जाने से पहले दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं दोस्तों और क्या चीज़ डिमांड में है, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए ज्योग्राफी तो हम शाम को दोस्तों ज्योग्राफी भी शुरू कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो आप अगर बोलेंगे तो मैं जरूर शुरू कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने कल कहा था तो कल आप लोगों ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो फिर मैंने सोचा छोड़ो, बट मैं अभी प्लान कर रहा हूँ, मैं ज्योग्राफी शाम को जरूर लेकर आऊँगा। आप ही नहीं तो मंडे से तो पक्का, अगर आप लोगों का भी नहीं मैसेज भी नहीं आएगा तो भी मैं मंडे से शुरू करूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, बाय दोस्तों।